ये कैसी जिंदगी हिंदी नॉवेल पार्ट 6। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम, गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी ऑफिशियल में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे ये मेरी 3rd हिंदी नॉवेल है कि ये कैसी जिंदगी, और इसका 5 पार्ट्स मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ। आज 6ठे भाग में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अब तक आप लोगों ने देखा कि जूली और पलक काफ़ी अच्छी फ्रेंड है, साथ में ही पढ़ लिख करके पास आउट हुई है। चूँकि पलक जो है सो स्कॉलर रह चुकी है, तो वो न्यूजीलैंड से कुछ अच्छे और स्पेशल डिग्रियां लेके आती है, तो उससे अच्छे सी नौकरी हो जाती है। जूली भी कुछ डिग्री ली है, पर उसके पास सरकारी डिग्रियां हैं। तो जूली भी बेंगलोर में आके टेक केयर हॉस्पिटल में ज्वाइन करती है, और पलक को जब पता चलता है तो पलक बोलती है कि माँ न्यूजीलैंड वापस जाने से मना कर रही है, मेरा फ्लैट खाली है, तो तुम्हें फ्लैट भाड़े पे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं बिमली के साथ ही, मतलब मेरी माँ के साथ ही आके रहो। तो जूली के भरोसे अपनी माँ बिमली को छोड़ करके पलक न्यूजीलैंड चली जाती है, और वहाँ जो है सो अपने हॉस्पिटल में ज्वाइन कर लेती है। सभी अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं, और बिमली जूली के साथ अच्छे से यहाँ रह रही है। तो यहाँ तक मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ, अब आगे रख रही हूँ, तो देखिए कैसा लगता है। पलक और बिमली ने कभी भी जूली को पराया महसूस नहीं कराया था। बिमली लाख मना करती, पर जूली खर्चा पानी कर ही देती, राशन पानी ले आती, सारे खर्चे खुद ही घर का सारा संभालती। बिमली बार बार उसे बोलती, पैसे जोड़, अभी शादी करनी है तुम्हें, घर लेना है, मेरा क्या है, पलक की अच्छी तनख्वाह है, ये फ्लैट भी अब अपना हो गया है, मुझे तेरे अंकल और अपना दोनों का पेंशन मिला के 40-45 हजार मिल जाता है। तुम मन में किसी भी तरह का हीन भावना मत ला, हमें किसी भी चीज की दिक्कत नहीं है, उल्टा तेरे यहाँ रहने से हमारी मदद हो रही है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुम ही हमारी मदद कर रही हो। सच बताओ तो न्यूजीलैंड में मेरा मन नहीं लगता है, पलक भी मेरी चिंता करते रहती है, और मैं उसके घर नहीं आने से और दिन भर हॉस्पिटल में रहने से भी चिढ़ती रहती हूँ। जानती हूँ तुम डॉक्टर्स हो, अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हो, पर माँ के दिल का क्या। अब दूर रहने से वो भी काम अच्छी तरह से कर पाएगी, मेरी चिंता नहीं रहेगी, और तुम डॉक्टर बेटी मेरी देखभाल करने के लिए मेरे पास यहाँ हो ही तो हुआ ना, हम दोनों माँ बेटी का भला। तुम्हारा तो इसमें कोई भला नहीं है, तो फिर तुम मन में हीन भावना क्यों लाती हो। तुम्हारा कुछ भी नहीं खर्च होना चाहिए, तुम अपने पैसे खर्च मत क्या करो, बस ये प्यार बना रहे, और क्या। जूली की आंखें डबडबा जाती थी जब भी बिमली उसे इस तरह से समझाती थी, फिर भी वो कुछ न कुछ खर्च करती ही रहती थी। दिन अच्छी तरह से बीत रहे थे। 1 महीने के बाद सारी बातें इंग्लिश में हो रही है, मुझे इंग्लिश नहीं आती इसलिए हिंदी में लिख रही हूँ। सुबह सुबह फोन बज उठा। यस पलक। जी सर, इमरजेंसी है, जल्दी हॉस्पिटल आओ। जी सर। पलक जल्दी जल्दी तैयार होकर हॉस्पिटल भागती है, वहां उसकी टीम मिल जाती है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। काफी पेचीदा केस है, इंडियन है, यहाँ इनके चाचा का काफी बड़ा बिजनेस है, अच्छे जाने माने व्यक्ति हैं जयंती लाल जी, उनके भाई अवंती लाल के चौथे पुत्र हैं, ये खुद भी डॉक्टर है, तीनों भाई, तीनों की पत्नी, माँ बाप सभी डॉक्टर हैं, डॉक्टर फैमिली हैं इन लोग। इंडिया में 2 बड़े बड़े हॉस्पिटल भी हैं इन लोगों का, पर केस हैंडल इन लोगों से नहीं हो पाया, इसलिए यहाँ ला रहे हैं। वैसे सर कौन सी डिजीज है। कोई डिजीज नहीं है, एक्सीडेंटल केस है, पूरे 50 हड्डियां टूट गई है, उसका तो उन्होंने ऑपरेशन कर दिया है, सारी हड्डियां जुट गई है, पर चेहरे पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, हमें प्लास्टिक सर्जरी करनी होगी, और शायद मेरे ख्याल से जब चेहरे डैमेज हुए हैं तो आंखें भी अफेक्टेड जरूर हुई होंगी। थैंक्स गॉड कि स्कल बच गया है, सर के बल नहीं बल्कि चेहरे के बल गिरा है पेशेंट। वैसे भी अच्छी क्वालिटी का हेलमेट पहना होगा, वरना बचना संभव ही नहीं होता। कैसे जिंदा है, आश्चर्य लग रहा है। पलक अपनी टीम के साथ काम पर जुट गई थी।
पेशेंट आते ही कोमा में चला गया था। उसे बचाने की पूरी कोशिश जारी थी। उसके घर वाले एक आते एक जाते, चूंकि सभी डॉक्टर्स थे, उन्हें अपनी अपनी क्लिनिक भी संभालनी थी। फिर उन लोगों से जो बन पड़ा था उन लोगों ने कर दिया था। घर परिवार के लोग थे, उन लोगों ने 100% दिया था। अब यहाँ के डॉक्टर्स की परीक्षा थी। यहाँ उसके सगे चाचा का परिवार था। चाचा जी की 2 बेटियां, 2 दामाद और एक बेटा बहू थे। अपना कपड़े का फैक्ट्री था। 2 बड़े बड़े शोरूम भी थे जिसे दामाद देखते थे। फैक्ट्री दोनों बाप बेटा मिल के संभालते थे। वो लोग इसी हॉस्पिटल के रेगुलर कस्टमर थे, इसलिए इस हॉस्पिटल के एमडी से उनकी अच्छी बनती थी। फिर उन लोगों के दिए गए डोनेशन भी तो बीच बीच में आते थे। इसलिए इतनी खराब पोजीशन के बावजूद जहां सभी हॉस्पिटल ने जवाब दे दिया था, यहां उनकी भर्ती हो गई थी। पूरी टीम उसे जिंदा रखने में और जल्द से जल्द ठीक करने में जुट गई थी। पूरे 1 महीने के अथक प्रयास के बाद पेशेंट कोमा से बाहर आ गया था। पलक समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा था। पलक की जिंदगी जैसे उस पेशेंट और घर तक सीमित होकर रह गई थी। माँ और जूली को भी उसने इस कॉम्प्लिकेटेड केस के बारे में बताया था। 4 महीने के बाद उस पेशेंट की याददाश्त धीरे धीरे वापस आ गई थी। उसके शरीर के सारे जख्म भर गए थे, सारी हड्डियां जुट गई थी। तब कहीं जाकर उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी की गई थी, पर वही हुआ था जिसका डर था। दोनों आंखें खत्म हो गई थी। अब नई परेशानियां शुरू हो गई थी, और वो भी आंखों का ऑपरेशन, जिसमें सफलता नहीं मिल पाई थी। यहाँ तक कि न्यूजीलैंड के सारे डॉक्टर्स हार गए थे। तब उस पेशेंट के परिवार वाले उसे लेकर के अमेरिका चले गए थे। उस पेशेंट के जाने के बाद सबों ने राहत की सांसें ली थी, पर आंखें नहीं ठीक कर पाने का गम सभी को था। उन लोगों को पूरा विश्वास था कि आंखें कभी भी कहीं भी ठीक नहीं हो पाएगी, क्योंकि रेटिना तो ठीक था, सब कुछ ठीक था, पर ब्रेन से आंखों तक आने वाली कोई ब्लड वेसल्स और नर्व्स के दब जाने से ब्लड सप्लाई में दिक्कत हो रही थी। बड़ी मुश्किल से तो जान बची थी। अब आंखों के लिए स्कल को खोलना, ये रिस्क न्यूजीलैंड के डॉक्टर्स नहीं उठाना चाहते थे। एक्सीडेंटल केस था। भगवान ना करे अगर अंदर कुछ और गड़बड़ी हुई तो छेड़खानी की वजह से पैरालिसिस या कोई और बीमारी होने का खतरा था। बाहरी चोट तो जल्दी भर जाते हैं, अंदरूनी घावों को ठीक होने में वक्त लगता है। इसलिए न्यूजीलैंड के डॉक्टर्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा था। बिमली देवी अब पलक के साथ साथ जूली को भी डांटना शुरू कर दिया था। कैसी लड़कियां हो तुम लोग, इतनी अच्छी डॉक्टर हो, इतनी खूबसूरत हो, कोई लड़का नहीं मिलता तुम दोनों को? अरे कब करोगी शादी? मुझ बुढ़िया का भी तो ख्याल करो, क्या तुम्हारी शादी देखे भी ना मर जाऊं? जूली और पलक हंसकर टाल जाती, बोलती मरे आपके दुश्मन, अभी आपकी उम्र ही क्या हुई है मम्मी, हम अभी 35 के ही हैं, आजकल तो 40 तक शादी हो रही है। बिमली माथा पीट के रह जाती। कुछ महीने बाद ही जूली को उसके साथ काम कर रहे एक डॉक्टर ने प्रपोज किया था, और फिर जूली के हामी भरते ही उसकी शादी हो गई थी। जूली के भाई ने भले कुछ न किया हो, पर शादी बड़ी धूमधाम से की थी। अब बिमली को फिर से वापस न्यूजीलैंड जाना ही था, सो सारे एग्रीमेंट पूरा कर फ्लैट को पुनः भाड़े पर चढ़ा दिया था। पलक ने फ्लैट अपने पुराने दोस्तों को ही दिया था, जो अभी अभी बेंगलोर शिफ्ट किए थे। जूली अब बेंगलोर में ही रह रही थी, पर अपने पति के साथ पति के फ्लैट में शिफ्ट हो गई थी। दोनों माँ बेटी न्यूजीलैंड के लिए हवाई जहाज पर सवार हो गई थी। इधर हवाई जहाज में बिमली देवी देख रही थी कि बगल सीट पर बैठा एक लड़का बार बार पलक को निहारे जा रहा है। पहल तो उसने इस पे ध्यान नहीं दिया, सोचा ऐसे ही कुछ देख रहा होगा। पलक को आराम करने का वक्त नहीं मिलता था, सो फ्लाइट पर बैठते ही सो जाती थी। पर बिमली देवी को नींद नहीं आ रही थी। वो जब भी उस तरफ देखती तो उसे ऐसा लगता कि लड़का इधर ही देख रहा है। कभी वो इसे भ्रम समझती तो कभी सोचती कि शायद इसे जानता होगा, इसके साथ पढ़ा लिखा होगा। 1-2 बार तो लड़का चोरी पकड़े जाने के कारण झेप भी गया, एक बार मुस्कुरा भी दिया। बदले में बिमली देवी भी मुस्कुरा दी। पूरे 10 घंटे के बाद फ्लाइट न्यूजीलैंड के एयरपोर्ट पर लैंड हो गई थी। बिमली देवी की आंखें उसी लड़के को खोज रही थी, तभी उस पे नजर पड़ गई थी। शायद उसे लेने उसके घर वाले आए थे। वो उसके पैर छू रहा था। संस्कारी है,
कुछ कहा माँ? नहीं, कुछ नहीं। लड़के ने भी बिमली की तरफ देखा था, फिर हाथ हिला दिया था। बदले में बिमली ने भी हाथ हिला दिया था। आप जानती हैं माँ उसे? नहीं तो फिर ये मुस्कुराहट, ये बाय साय, ये सब क्या है? अरे कुछ नहीं, फ्लाइट में साथ आया था तो मतलब सारे यात्री आपके अपने हो गए क्या? तो चलिए दोस्तों, बिमली देवी अपनी बेटी के साथ न्यूजीलैंड फिर से वापस आ गई है। यहाँ तक मैं रखती हूँ, फिर अगला पार्ट लेके जल्दी आप लोगों के समक्ष आ जाऊंगी। पहली बार चैनल पे आए तो सपोर्ट कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोगों का ढेर सारा थैंक्स वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।